नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, जैसा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में मूल अधिकार पार्ट 1, मूल अधिकार पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। किस टॉपिक पर? मूल अधिकार पर। तो उसी चर्चा को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। जो 6 अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उन 6 अधिकारों में एक अधिकार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और जो आगे के अधिकार हैं आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे प्यारे दोस्त हमारे इस चैनल प्रतिज्ञा जीएस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि दोस्तों संविधान की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में मूल अधिकार में जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो 6 प्रकार के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन 6 अधिकारों में हमने समानता के अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, उस समानता के अधिकार पर विस्तृत पूर्वक चर्चा हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में की हुई है। तो जो दोस्त हमारे उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, चाहे वो मूल अधिकार पार्ट 1 हो, चाहे वो मूल अधिकार पार्ट 2 हो, उन प्यारे दोस्तों से मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि वे हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मूल अधिकार से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं आसानी से। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और जो अगला हम लोगों का अधिकार है दोस्तों, जो 6 मूल अधिकारों में जो दूसरे नंबर पर हम लोगों को प्राप्त है, वह कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद अगर की चर्चा करें दोस्तों हम लोग, तो यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। इस स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे दोस्तों? 19, 3, 22 + 1 बराबर 4 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर 19 को हम लोग 19 से काउंट करके चलेंगे तो 4 अनुच्छेदों की चर्चा इसमें की हुई है। अब दोस्तों, आपके समक्ष एक शब्दावली दिख रही है, स्वतंत्रता। एक शब्दावली दिख रही है, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कहते किसे हैं, जरा इसे समझ लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में समझिएगा दोस्तों। स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं, स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में सक्षम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। फिर से समझ लीजिए, स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण सार्वभौमिक विकास करने में सक्षम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इसको देख लीजिए। अगर हम आपसे पूछें कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो क्या जवाब आएगा आपका? दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़े ही सरल शब्दों में। आज के बाद दोस्तों ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में एक तो दोस्तों उल्लेख किया गया है इसका प्रस्तावना में,
जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने प्रस्तावना वाली वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से की है। और दूसरा जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो किया गया है मूल अधिकार में। मूल अधिकार में, और मूल अधिकार में दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। अब जो दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिस स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, जिस स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, इस स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबर्टी। क्या कहते हैं दोस्तों? लिबर्टी। जबकि दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में जिस स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिस स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, उसके लिए अंग्रेजी में फ्रीडम शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका दोस्तों? फ्रीडम शब्द का। बड़े अच्छे ढंग से इसे समझते चलिए दोस्तों। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? दो जगहों पर किया गया है, एक तो प्रस्तावना में, एक मूल अधिकार में। जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, उसके लिए अंग्रेजी में लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, उसके लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? फ्रीडम शब्द का। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो जब हम लोगों ने प्रस्तावना को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से देखा कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। हमने वहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। तो जो हमारे प्यारे दोस्त प्रस्तावना वाली वीडियो को, या कहिए प्रस्तावना वाली क्लास को अभी तक नहीं देखा है, तो वे हमारे दोस्त प्रस्तावना की क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी बहुत मोस्ट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। हर चीज़ वहाँ पर क्लियर की गई है। तो हमने कहा दोस्तों प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी दोस्तों? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों? तो किया गया है प्रस्तावना में। एकदम दोस्तों क्रम में है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना का जो उल्लेख किया गया है वो प्रस्तावना में किया गया। जबकि अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? वर्तमान समय में दोस्तों 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, जरा देख लीजिए। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या होगा दोस्तों? शांतपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगला दोस्तों आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अगला दोस्तों निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। तो इतनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जरा देख लीजिए
ये जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता के लिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, यह किस भाषा से है? यह लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। जिसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रतिबंधों का अभाव। मतलब किसी का हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, अर्थात प्रतिबंधों का अभाव। अब दोस्तों भारतीय संस्कृत की अगर बात करें कि भारतीय संस्कृत में स्वतंत्रता कितने शब्दों से मिलकर बनी हुई है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो स्व प्लस तंत्रता। क्या है दोस्तों? स्व प्लस तंत्रता, जिसका अर्थ होता है अपने तंत्र के अधीन, अपने तंत्र के अधीन, अर्थात आत्मानुशासन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी दोस्तों स्वतंत्रता को लेकर बेसिक जानकारी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा और समझा। अब एक ये स्वतंत्रताओं को हम लोग समझते हुए चलेंगे आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों ज़रा एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, हमने कहा कि 19 के अंतर्गत 6 अनुच्छेद 19(1) के तहत, ज़रा इसे इत्मीनान के साथ समझिए दोस्तों। अगर पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत? या तो आपका विकल्प में 19(1) रहेगा या केवल अनुच्छेद 19 ही रहेगा। तो दोस्तों तो अनुच्छेद 19(1) के तहत अगर हम कहें कि मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था? तो 7। कितने प्रकार? 7 प्रकार के। यह मूल संविधान में है दोस्तों। अब वर्तमान समय में अगर कहें, वर्तमान समय में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6 प्रकार। अब ये 7 से 1 कम हो गया, 6, ये 1 गया कहाँ? तो दोस्तों ये जो 1 था, जो 1 स्वतंत्रता को हटाया गया यहाँ पर, वह था संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। इस संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति अर्जन की जो स्वतंत्रता थी, इसे क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, यह किसे प्राप्त है? जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, यह प्राप्त किसे हैं? यह केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। किसे? केवल नागरिकों को। ठीक है, यह जो केवल नागरिकों को प्राप्त है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, अर्थात यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक यह जो अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों, यह किसे प्रदान किया गया है? राज्य को। किसे? राज्य को यह अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? कि यह जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है, राज्य उस पर क्या लगा सकता है? युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। अब कैसे प्रतिबंध लगाएगा? किस अनुच्छेद के तहत
किस स्वतंत्रता को पर वह प्रतिबंध लगाएगा, जरा इसको हम देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे एक एक स्वतंत्रता को लेकर। आइए देखते हैं दोस्तों, हमने कहा कि अनुच्छेद 19(1) के तहत वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। कितने? 6 प्रकार से। ठीक है, पहला क्या था दोस्तों? पहला था भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमने क्या बताया था? दूसरा हमने बताया था, आपको बताया था शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा हमने आपको बताया था संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा हमने आपको बताया था आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अगला हमने आपको बताया था निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की स्वतंत्रता। और छठा हमने आपको बताया था दोस्तों व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों ये जो 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी को ये स्वतंत्रताएं नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, अब इस पर जो प्रतिबंध लगाता है राज्य, इस पर राज्य युक्त क्या लगाया है? युक्त प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। अब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक राज्य इस पर, इन स्वतंत्रताओं पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। एकदम से सीरियल समझिए, एकदम आसानी समझ में आएगा। ये दोस्तों राज्य इस पर प्रतिबंध लगाएगा अनुच्छेद 19(2) के तहत। अनुच्छेद 19(2) के तहत इसमें क्या हो जाएगा? 3 के तहत। इसमें क्या हो जाएगा? 4 के तहत। इसमें क्या हो जाएगा? 5 के तहत। इसमें भी 5 के तहत और इसमें 6 के तहत। ये अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, तो भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अनुच्छेद 19(2) के तहत। कितने आधारों पर? 8 आधारों पर। कितने आधारों पर? 8 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(3) के तहत शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता में राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है युक्त किस पर? जो नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब दोस्तों जरा हम लोग एक एक स्वतंत्रताओं पर चर्चा करते हुए चलेंगे, आखिर ये है क्या। जरा देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या चीज़ किया गया है दोस्तों। भाषण, भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को भाषण एवं अपने विचार को अभिव्यक्ति करने की क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता प्रदान किया हुआ। तो यहाँ पर 2 शब्द है दोस्तों, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 चीज़ों का उल्लेख है यहाँ पर। भाषण क्या
का क्या मतलब होता है दोस्तों? भाषण मतलब जो हम बोल रहे हैं दोस्तों, किसी चीज़ पर हम अपनी स्पीच दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। अब अभिव्यक्ति दोस्तों, अभिव्यक्ति जो होती है भाषण की तुलना में बहुत अधिक व्यापक होता है। कहने का मतलब अपनी हम अभिव्यक्ति बोलकर भी कर सकते हैं, चुप रहकर भी कर सकते हैं, इशारे के माध्यम से भी कर सकते हैं, और हंसकर भी कर सकते हैं, रोकर भी कर सकते हैं, नाचकर भी कर सकते हैं, गाकर भी कर सकते हैं, और लिखकर भी अपनी अभिव्यक्ति क्या कर सकते हैं दोस्तों? व्यक्त कर सकते हैं। तो जो यह अभिव्यक्ति है भाषण की तुलना में क्या होती है? व्यापक है। अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हो सकती है, जबकि भाषण में वनली वन क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है, स्पीच देना होता है। ठीक है। अब इस स्वतंत्रता के अंतर्गत और क्या क्या इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, जरा इसे हम देख लेते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है। एक तो दोस्तों ये दोस्तों अगर देखेंगे भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 19(1) क। इतने प्रकार से जो भी स्वतंत्रताएं अभी हमने आपको बताई, तो वो क, ख, ग, घ, अंग या ABCDEFG ऐसे करके चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो भाषण में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1) का कहिए या अनुच्छेद 19(1)(a) कहिए, दोनों ही चीज़ बराबर है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें किस चीज़ को शामिल किया गया है, जरा इसको भी देख लीजिए दोस्तों। इसमें राष्ट्र ध्वज को फहराना, राष्ट्र ध्वज को फहराना यह हमारा क्या है? मूल अधिकार घोषित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे घोषित किया गया मूल अधिकार। और यह किस स्वतंत्रता के अंतर्गत इसे समाहित किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19(1)(a) कहिए या क कहिए। ठीक है दोस्तों। हुआ क्या था मामला देख लीजिए। राजस्थान में दोस्तों एक उद्योगपति थे, उनकी अनेक फैक्ट्रियां चलती थी। उन्होंने अपने फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा दिया, जिसको लेकर काफ़ी विरोध उत्पन्न हुआ दोस्तों। मामला पहुंचा कहाँ दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह क्लियर किया। क्या कहा? कि ध्वज को फहराना यह एक प्रकार की क्या है? अभिव्यक्ति है। वह अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर रहा है। किसके प्रति? ध्वज के प्रति। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना क्या होगा? नागरिकों का मूल अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, लगा सकता है, किंतु उसका अपमान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। तो यह जो राष्ट्रीय ध्वज था जिसे फहराना, यह किसमें शामिल किया गया? भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में। अब दोस्तों और आगे चलिए देखिए। इसी में दोस्तों ये तो पहला हो गया। दूसरा इसमें चुप रहना। चुप रहना यह भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों? भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। यह था दोस्तों राष्ट्रगान को लेकर। किसको था? राष्ट्रगान को लेकर। हुआ क्या था दोस्तों? एक स्कूल में दोस्तों राष्ट्रगान करवाया जा रहा था। वहाँ पर एक बच्चा था दोस्तों, उसने राष्ट्रगान को बोला नहीं, कहा नहीं, जिसको लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ दोस्तों। और यहाँ पर मामला पहुँचा कहाँ दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रगान को हम बोलकर ही अभिव्यक्ति करें, उसका सम्मान करें। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक राष्ट्रगान को चुप रहकर भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है राष्ट्रगान के प्रति। तो जो यह यहाँ पर निकल कर कॉन्सेप्ट आया कि चुप रहना भी किसके अंतर्गत आएगा? अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। इसे भी शामिल किया गया भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए। एक दोस्तों जो है प्रेस की स्वतंत्रता, काफ़ी कुछ ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता, यह जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो प्रेस होता है भाई, जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो न्यूज़पेपर छपे जाते हैं, उसमें तो अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्ति किया जा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा?
अभिव्यक्ति हो रहा है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 19(1) क कहिए या अनुच्छेद 19(1) ए कहिए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) ए कहिए या क कहिए, दोनों ही क्या है दोस्तों? एक बराबर है। अब दोस्तों इस पर राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है 8 आधारों पर, जैसे दोस्तों एकता, राष्ट्र की एकता व संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रता, विदेशी राज्य से क्या होगा दोस्तों? मित्रता, और दोस्तों न्यायपालिका की अवमानना, लोक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई भी आप अभिव्यक्ति या ऐसा कोई भी भाषण आप नहीं देंगे जिसके चलते देश की एकता और संप्रभुता पर क्या पहुंचे दोस्तों? चोट पहुंचे, आघात लगे, या उससे न्यायपालिका की अवमानना हो, या लोक व्यवस्था उससे बिगड़े दोस्तों, सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे आधारों पर दोस्तों राज्य क्या किया है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को युक्ति प्रतिबंधित किया हुआ है। अब दोस्तों एक अच्छा प्रश्न पूछता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सीमित है कि असीमित? अब आप बताइए कि यह सीमित है कि असीमित? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो प्राप्त है, यह कभी भी असीमित नहीं है, यह सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि राज्य इसे सीमित कर रहा है, प्रतिबंध इस पर लगा रहा है, तो क्या हुआ? यह सीमित हुआ। अब दोस्तों हम आगे की तरफ चलेंगे और अगले स्वतंत्रता को हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग अगली स्वतंत्रता को देखते हैं। हमने अगला स्वतंत्रता जो बताया था आप लोगों को, क्या था? शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद दोस्तों है, ये अनुच्छेद 19(1) ख में इसका प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? भारतीय संविधान सभी देश के नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस पर भी राज्य क्या लगाया हुआ है दोस्तों? युक्ति प्रतिबंध लगाया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद कहेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19(3) के तहत इस पर क्या लगाया है? राज्य प्रतिबंध लगाया है। राज्य की एकता और अखंडता को, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस पर क्या लगा हुआ है दोस्तों? प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, इसकी अपनी एक सीमा है, सीमा से बाहर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगली जो स्वतंत्रता है दोस्तों, अगला देख लीजिए। जो अगली स्वतंत्रता है वो है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों? यह अनुच्छेद 19(1) ग कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है? भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को संगम या कोई भी संगठन बनाने का क्या देती है? स्वतंत्रता देती है। लेकिन दोस्तों इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। कैसा प्रतिबंध? अब आप भारतीय संविधान आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान किया हुआ नागरिकों को, लेकिन आप आतंकवादी संगठन न बना बैठे दोस्तों, जिससे क्या हुआ? राष्ट्र की देश को क्या हुआ? खतरा उत्पन्न हो। ऐसा कोई भी संगठन या संघ आप नहीं बना सकते जिसके देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, इसमें भी ध्यान देंगे दोस्तों, जो सेना है, सेना व वैश्या, इन दोनों को संगठन बनाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये जो संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें आपको प्रदान की गई है, यह प्रदान की गई, इसे सीमित भी किया गया है। आप ऐसा कोई भी संगठन नहीं बना सकते जैसे देश की खतरा को, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए अगली स्वतंत्रता को हम लोग देख लेते हैं। अगली स्वतंत्रता कौन सी है?
अब अगली स्वतंत्रता जो है दोस्तों, आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आवागमन भ्रमण करने की स्वतंत्रता, इसमें क्या है दोस्तों, यह किस अनुच्छेद में है, यह घ हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) का घ। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को क्या करेगा दोस्तों, आवागमन और भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देश का कोई भी नागरिक भारत के अंदर किसी भी भूभाग पर आ जा सकता है, भ्रमण कर सकता है। अब यहाँ पर भी दोस्तों राज्य क्या लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो प्रतिबंधों की हमने चर्चा की वो पहले ही चार्ट के माध्यम से हमने चर्चा कर दी थी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगा है। अब ये जो प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों, ये जो वेश्या है दोस्तों, वेश्या को भ्रमण या आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। ऐसे आवागमन से, ऐसे भ्रमण से जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जिससे राष्ट्र की एकता खंडित हो, खतरे में पड़े, ठीक है, ऐसा आवागमन और भ्रमण नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिबंध लग गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगली स्वतंत्रता की ओर। दोस्तों आगे देख लीजिए, अब कौन सी स्वतंत्रता है, निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। निवास या बस जाने की स्वतंत्रता यह किस अनुच्छेद में है, यह है अनुच्छेद 19(1) अंग में है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अनुच्छेद 19(1) अंग में इसका प्रावधान है। ABCD के क्रम में रखेंगे तो जो भी आएगा उसे आप लोग क्रम में रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी भूभाग में बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोस्तों अभी तक अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर था, जहां कोई बाहरी व्यक्ति बस नहीं सकता था। अब ये हुआ दोस्तों, जब अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर में भी किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति वहां जाकर निवास कर सकता है, बस सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर भी दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य लगाता है किसको लेकर, लोक व्यवस्था को लेकर दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति की हितों की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य इस पर क्या लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब जो अगला दोस्तों और अंतिम आपका स्वतंत्रता है दोस्तों, वो कौन सी है, व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब यह किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(6) में है। अब आप दोस्तों कहेंगे कि सर उन अंग के बाद तो च आना चाहिए, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 19(1)(च) है उसी में दोस्तों संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद जो 19(6) के अंतर्गत क्या है, कौन सी स्वतंत्रता है, व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को व्यवसाय करने और रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस पर भी राज्य क्या लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया है। किस आधार पर, लोक व्यवस्था के हित को ध्यान में रखते हुए और अनुसूचित जनजाति की हितों की सुरक्षा करने के लिए इस पर भी क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। अब दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे अनुच्छेद 20 में क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जिसका उल्लेख हमने कर दिया विस्तार पूर्वक। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलें। अनुच्छेद 20 में क्या है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 में क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराध एवं दोष सिद्ध से संरक्षण।
भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ज़रा समझिएगा कि जो भारतीय संविधान है वह सभी व्यक्तियों को अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ दोस्तों व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो व्यक्ति में दोस्तों नागरिक भी आएंगे और गैर नागरिक भी आएंगे। गैर नागरिक जिसे हम लोग दोस्तों विदेशी कहते हैं। तो आप बताइए, क्या अनुच्छेद 20 विदेशियों को भी प्राप्त है? तो हमने आपको बताया था कि विदेशियों को जो प्राप्त अधिकार थे वो कितने अनुच्छेद प्राप्त हैं, वो सारी की सारी चीज़ लिखाई गई। तो ये जो अनुच्छेद 20 है यह विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब क्या है इसे अनुच्छेद 20 में दोस्तों देख लीजिए। अनुच्छेद जो 20 है इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। 3 बातों का उल्लेख। एक तो दोस्तों भूत लक्षित विधि से संरक्षण। ठीक है। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने से स्वतंत्रता। स्वयं के विरुद्ध गवाह से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्वयं के विरुद्ध गवाह से संरक्षण। अब जरा इसको समझिए, ये है क्या? भूत लक्षित विधि क्या है और दोहरा दंड क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों अगर हम भूत लक्षित की बात करें, जैसे आप समझिए कि 2020 में मान लीजिए ऐसा कोई कानून बन गया। ठीक है, कोई भी अगर 2020 में कानून बनता है तो वह आपका 2017, 18, 19 में भी लागू होगा। इसी को क्या कहते हैं? भूत लक्षित विधि कहते हैं। जो 2020 में नियम या कानून जो बन गया वो पूर्व में भी लागू होंगे, 2017, 18, 19 में भी लागू होंगे। लेकिन अब इसी अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 20(1) है दोस्तों, यह 1, यह 2, यह 3। जो अनुच्छेद 20(1) है वह क्या कहता है? इस विधि से संरक्षण प्रदान करता है। कहता है कि 2020 में जो नियम बना है, जो कानून बना है, वो 2017 या 18, 19 में लागू नहीं होंगे। इतनी सी बात कहता है अनुच्छेद 20(1). अब इसे और अच्छे ढंग से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने 2020 में चोरी की। क्या की दोस्तों? चोरी। और जिस समय उसने चोरी की उस समय चोरी की सज़ा थी 1 साल। कितनी थी दोस्तों? 1 साल थी। अब उस चोरी के लिए उसका न्यायालय में क्या चला? मुकदमा चला। और यह मुकदमा चलते चलते दोस्तों वो नौकरी भी पा गया। मुकदमा चलता रहा और जब अंतिम निर्णय आया दोस्तों, तो अंतिम निर्णय कब आया? 2025 में आता है। और जिस समय निर्णय आया 2025 में, उस समय चोरी की सज़ा जो थी वो कितने साल की हो गई थी? 5 साल की। 5 साल की। अब ये बताइए कि उस व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलेगी? आप लोग ज़रा बताइए कि उस व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिली जब 2025 में उसका अंतिम फैसला आता है, तो सज़ा उसे कौन सी मिलेगी? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 20(1) कहता है वह यह कहता है कि उसे सज़ा 5 साल की नहीं मिलेगी, उसे सज़ा मिलेगी कौन सी? 1 साल की। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने चोरी तो 2020 में की है और उस समय चोरी की सज़ा का प्रावधान कितना था? 1 साल था, न कि 5 साल। और ये जो 5 साल की चोरी की सज़ा का प्रावधान किया गया है यह 2025 में किया गया है। अर्थात ये जो 5 साल की सज़ा है यह 2020 में नहीं दी जाएगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 20(1). ठीक है दोस्तों, अब 20(2) क्या कहता है? इसे जरा देख लीजिए। दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए 1 से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए 1 से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे दोस्तों
उसने कोई मर्डर कर दिया है तो मर्डर करने की सज़ा क्या है दोस्तों? फांसी की सज़ा। अब वो चाहे एक मर्डर करे, चाहे वो 2 मर्डर करे, चाहे 3 मर्डर करे, उसे फांसी की सज़ा ही दी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों कि एक मर्डर करेगा तो उसे फांसी दी जाएगी, फिर दूसरा मर्डर करेगा तो फिर से उसे फांसी दी जाएगी, तो ये नहीं होगा दोस्तों। अगर उसने चोरी की है तो चोरी की जो सज़ा है वो चाहे 1 चोरी करे, चाहे 2 चोरी करे, तो जो सज़ा है उसे वही सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब स्वयं के विरुद्ध गवाह से संरक्षण क्या है, इसे ज़रा देख लीजिए। किसी भी अपराधी को दोष सिद्ध के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सरल शब्दों में समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने अपराध कर दिया है, ठीक है, अब उस व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम अपना जुर्म कबूल करो। तो यह उसके लिए क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। किसके लिए? अपराधी के लिए। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20(3) के तहत, कि स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण। किसी भी अपराध के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप अपना अपराध कबूल करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद ये 20 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 20 में कितनी बातों का उल्लेख है? 3 बातों का उल्लेख। भूत लक्षित विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण, इन 3 बातों का उल्लेख किया गया है, जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी विस्तार से की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों अगला अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान देश सभी व्यक्तियों को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये बड़ा व्यापक अनुच्छेद है दोस्तों, जिसमें जीवन से संबंधित कोई भी सृजनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। अब इस अनुच्छेद को बहुत बेहतर ढंग से समझने के लिए दोस्तों जो वाद आए हैं, जो मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन मामलों को हम समझेंगे, तब आपको स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों एक वाद आया था इसमें, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ? ये मेनका गांधी कौन है? गांधी परिवार की बहू थी दोस्तों मेनका गांधी। अभी क्या था इसमें? मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी दोस्तों, लेकिन हुआ क्या? उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया, जिसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से चाहे जहां घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, उस पर कोई किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। तो जो विदेश जाने का अधिकार था दोस्तों, विदेश जाने का अधिकार, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, विदेश भ्रमण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किस वाद में यह बताया गया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ में यह बताया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों अगला देख लेते हैं। ये जो वाद आया था दोस्तों, इसे याद रखिएगा, 1978 में आया था। अब एक वाद आया था दोस्तों, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु, और यह आया था 1994 में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था? यह दोस्तों एक कैदी था। इसने अपनी जीवनी लिखी। क्या लिखी दोस्तों? इसने अपनी जीवनी लिखी और उस जीवनी को एक मैगजीन को दिया दोस्तों पब्लिश करने के लिए। ठीक है, पब्लिश करने के लिए।
पब्लिश करने के लिए कि जो हमारी जीवनी है उसे आप पब्लिश कर दीजिए। लेकिन बाद में उसने क्या किया दोस्तों, बाद में उस कैदी ने कहा कि हमारी जीवनी को पब्लिश न किया जाए, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उसकी जीवनी को पब्लिश कर दिया था, जिसको लेकर मामला पहुंचा कहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। तो क्या निकल कर आया दोस्तों, इसमें आया एकांत का अधिकार। जो एकांत का अधिकार है यह किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों और अगले वाद को देखते हैं, अगले मामले को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो मामला आया था वो कौन सा मामला है दोस्तों। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। कौन सा है दोस्तों, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। अब इसमें हुआ क्या था दोस्तों, ये आया था दोस्तों मामला 1996 में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते चलिए। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में क्या मामला आया दोस्तों, ज़रा देख लीजिए इसको। अब भारतीय संविधान हमें जो अधिकार प्रदान करता है दोस्तों, वह जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जीवन जीने का अधिकार। अब प्रश्न उठता है, क्या इस जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार है क्या, मरने का अधिकार, क्या मरने का अधिकार भी है? तो दोस्तों ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपको केवल जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, जीवन जीने के अधिकार में आपको मरने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा। अगर कभी पूछे कि मरने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, यह किस मामले में कहा गया, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्या है दोस्तों, जरा देख लीजिए। एक मामला आया था दोस्तों अरुणा शाहनवाज का दोस्तों, अरुणा शाहनवाज बनाम भारत संघ। कब आया था दोस्तों, यह आया था 2011 में। यह मामला आया 2011 में। क्या था इसमें, यह जो दोस्तों एक मुंबई की एक नर्स थी दोस्तों, नर्स थी, और इस नर्स पर दोस्तों अत्याचार किया गया, अत्याचार करने का प्रयास किया गया दोस्तों। अब उस नर्स को दोस्तों जो गले में चेन थी उसको खींचा गया, जिसके कारण उसके जो माइंड की नस थी दोस्तों वह बहुत तेज़ी के साथ खींच गई, जिसके कारण से ऑक्सीजन माइंड तक पहुंच नहीं सक रहा था, जिसका कारण ये हुआ दोस्तों वो नर्स कोमा में चली गई। क्या कहाँ पर चली गई दोस्तों, कोमा में। काफ़ी लंबे समय के अंतराल तक वो कोमा में रही। उसकी एक साथी थी दोस्तों, उसकी एक मित्र थी, उसने कहा कि ऐसे जो उसका जीवन है वो जीवन जी नहीं रही है, उसके जीवन को चलाया जा रहा है, इससे बढ़िया है, ऐसे जीवन जीने से बढ़िया है उसका मरना ही अच्छा है। तो उसे क्या दे दिया जाए, इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, इच्छा मृत्यु। ठीक है दोस्तों, इच्छा मृत्यु एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इच्छा मृत्यु। अब दोस्तों यह जो इच्छा मृत्यु है यह दो तरह की होती है। कितनी तरह की, दो तरह की होती है। एक दोस्तों सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक दोस्तों निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सारे उपकरणों के बल पर वो जी रही है, मतलब उसका जीवन जीना दुश्वार है, वो जीवन किसी तरह से जी रही है, वो जीवन जो जी रही है उसे को चलाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे जीवन से बढ़िया है उसे मृत्यु दे दिया जाए। तो सक्रिय जो इच्छा मृत्यु होती है दोस्तों, जैसे उसको क्या दे दिया जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए,
दवा दे दिया जाए और जहर के माध्यम से उसे क्या दे दिया जाए, सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो इस प्रकार से जो मृत्यु दी जाती है उसे कहा जाता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। और यह दोस्तों कहाँ लागू है, ब्राज़ील में। कहाँ लागू है, ब्राज़ील में। और जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है दोस्तों, यह भारत में लागू है। ठीक है, कहाँ पर, भारत में लागू है। और यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, कोई भी व्यक्ति जो आइसोलेशन में है दोस्तों, ठीक है, अब उसे क्या किया जाएगा कि वह उपकरणों के बल पर जीवित है, वह जीवन उसके जीवन को चलाया जा रहा है उपकरणों के माध्यम से, उसका जीवन जो है एकदम बेकार हो गया है दोस्तों। तो ऐसी प्रक्रिया में होगा क्या, जो सारे उपकरण लगाए गए हैं उसको जीवित रखने के लिए जितने भी उपकरण लगाए गए हैं उन सारे उपकरणों को क्या कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। और जितने भी दवाएं चल रही हैं दोस्तों उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जिसके कारण दोस्तों जब वो सारे उपकरण हटा लिए जाएंगे जिसके बल पर वह जीवित है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, वह मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी मृत्यु को क्या कहते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, जो भारत में लागू है। अब दोस्तों जरा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। किस संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें है क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा दोस्तों, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत है। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको लेकर दोस्तों संसद ने एक एक्ट पारित किया, वो दोस्तों है कौन सा, RTE एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ, 2009 में। इस एक्ट में प्रावधान था दोस्तों निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष को बच्चों को उपलब्ध कराना। अब यह लागू कब से है दोस्तों, यह लागू है 1 अप्रैल 2010 से यह क्या है दोस्तों, लागू है। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वह कब से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले अधिकार की ओर चलते हैं। अगला जो अनुच्छेद है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें क्या है, इसमें है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो निरोध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जरा देख लीजिए। निरोध 2 प्रकार, एक दोस्तों दंडात्मक निरोध, एक दोस्तों जो निरोध होता है निवारक निरोध। ठीक है, तो ये दोस्तों ए हो गया और यह बी हो गया। इसमें 3 दंडात्मक जो निरोध, इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया। दोस्तों जरा समझिए दंडात्मक निरोध क्या है। यह अपराध करने के बाद होता है दोस्तों। अपराध करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके संदर्भ में उसे क्या संरक्षण प्रदान किया गया, उस अपराधी को क्या क्या संरक्षण प्रदान किया गया, इसकी चर्चा किसमें की गई है, दंडात्मक अपराध में। क्या बताया गया है, अगर किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध कर दिया है, किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध कर दिया है, उसे गिरफ्तार करने से पूर्व
गिरफ्तारी के कारणों को क्या होगा, बताना होगा कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के कारणों को यहाँ पर क्या होगा, बताना होगा। अब दोस्तों क्या वो जो अपराधी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है वह क्या होगा दोस्तों, उसे अपना वकील करने का अधिकार होगा। क्या होगा, उसे अपना वकील करने का अधिकार प्राप्त होगा। और जो तीसरा है दोस्तों वह क्या है, उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो इन 3 बातों का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 22 में, जिसे दंडात्मक निरोध कहते हैं, गिरफ्तारी अगर होती है तो। अब यह जो दोस्तों निवारक निरोध है, यह अपराध करने से पूर्व अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे निरोध में रखा जाता है, तो वो अनुच्छेद 22(4) के तहत दोस्तों उसे 3 माह तक गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। कितने माह तक, 3 माह तक। अगर यह समय सीमा उसे बढ़ानी होगी दोस्तों, तो न्यायिक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। न्यायिक सलाहकार बोर्ड के परामर्श के आधार पर यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। इस समय सीमा को दोस्तों वर्तमान समय में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत कितना कर दिया गया है, 2 माह कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत रूप से चर्चा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी आपसे विस्तार पूर्वक की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। किसी टॉपिक को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिए।